कोई प्रॉब्लम भी है किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 और किसी का कोई प्रॉब्लम? 4 और किसी का है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सो देखिए। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, v एंड ओमेगा नॉट इक्वल टू 0। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है ये कांस्टेंट है। After one rotation, the ratio of its radial acceleration to its tangential acceleration will be equal. एक रोटेशन के बाद ए आर इक्वल टू ए टी हो जाता है आफ्टर वन रोटेशन। तो ए टी इक्वल टू कितना होता है? अल्फा आर। तो निकालना क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन टू इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा इंटू आर, ये ना होगा? ओमेगा इक्वल टू होगा ओमेगा नॉट या ओमेगा स्क्वायर टू अल्फा डेल्टा थीटा। वन रोटेशन का मतलब हो गया ये 0 है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा पाई। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो गया 4 पाई अल्फा बाय अल्फा। अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 पाई। ये 2 हो गया, नोट कर लिया आप लोग? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। टेंजेंशियल स्पीड या लीनियर स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड एट एन इंस्टेंट व्हेन इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है decreasing at the rate of itna if the magnitude of total acceleration of the point at this instant is itna, the radius of the wheel निकालना है। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर।
ये दिया हुआ है कितना, 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 10⁴ इक्वल टू, ये हो जाएगा v² बाय r, v² बाय r प्लस ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻²। हाँ, एक मिनट, v² बाय r होता है ना, तो इसका होल स्क्वायर होगा ना, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10⁴ बाय r²। अच्छा, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 10⁴ बाय r² इक्वल टू, ये हो जाएगा 10⁴ और इसको इधर ले आओ माइनस 0.36 कर देते हैं, 100 से डिवाइड तो 100 से मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा, तो 10⁴ कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.36, ये कैंसल हो जाएगा, तो ये कितना होगा 0.1 बाय r² इक्वल टू इतना आया, तो r² इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.64, 100/64, तो r इक्वल टू हो जाएगा 10/8, 5/4, 1.25 मीटर। नोट कर लिए, नोट कर लिए। अच्छा, रेडियस दिया हुआ है 12 मीटर, S जो है यह है 2t³ इन मीटर। द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको निकालना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आइए, v इक्वल टू स्पीड हो जाएगा ds/dt, तो ये हो जाएगा 6t², और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा dv/dt, तो ये हो जाएगा 12t। हाँ, रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा v²/r, तो 36t⁴ बाय
अच्छा, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना, ये निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये जो होगा ए आर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकाल लीजिए। तो 36 इंटू 2 पे पावर 4, आर कितना है 12, 12 किया, और 80 हो जाएगा 12 इंटू 2, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 80 बाई ए आर कितना हो गया, 80 हो गया 24 और ए आर हो गया 3 इंटू 2 पे पावर 4, तो ये हो गया 8। तो 2 पे पावर 3 कितना होगा 8 ना, तो ये हो जाएगा 1/2। एट का मतलब हो गया 2 पे पावर 3 और ये हो गया 2 पे पावर 4। 3 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, छोड़ो, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 2, 8 कैंसिल 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, a body is moving on a circle of radius 80 meter with a speed 20 meter per second, which is decreasing at the rate of इतना, dv by dt है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The angle made by its acceleration with its velocity, इसका मतलब स्पीड डिक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो देखो अब वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है, ये है रेडियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और इसके बीच का एंगल ये होगा, मतलब 90 डिग्री, और इसको हम मान रहे हैं थीटा या अल्फा को। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 प्लस अल्फा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना होगा। अब देखो 10 अल्फा लिखोगे तो क्या होगा 80 बाय ए आर, अल्फा एक्यूट एंगल है इसीलिए मॉड लगा दो, तो ये हो जाएगा 5, और रेडियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v² बाय आर, तो 20 के 80, 4 पंचे 5, तो ये हो जाएगा 1। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 45, तो थीटा हो गया 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 का मतलब कितना हुआ 135। यहाँ पे स्पीड डिक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वेलोसिटी के अपोजिट होगा। देखेंगे
pseudo force is recognized by non-inertial observer. Pseudo force is recognized by non-inertial observer. ये फिगर में राइट हैंड साइड बना लीजिए। एक ऑब्जर्वर यहाँ है और एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे। ग्राउंड ऑब्जर्वर को हम इनर्शियल ऑब्जर्वर कहते हैं। हम ग्राउंड को क्या मान रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम मान रहे हैं। और एक्सेलरेटेड फ्रेम को क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल? तो ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए। हाँ, ग्राउंड ऑब्जर्वर को हम लोग मान रहे हैं इनर्शियल, और इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव अगर कोई फ्रेम या कोई कार एक्सेलरेटेड है तो ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस हुआ। और इस पे जो ऑब्जर्वर होगा इसको क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो सूडो फोर्स कौन रिकॉग्नाइज करेगा? ए ऑब्जर्वर या बी ऑब्जर्वर? हाँ, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ही रिकॉग्नाइज करेगा। इस ऑब्जर्वर के लिए सूडो फोर्स का कोई मतलब नहीं है। लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड लाइन लिखिए। फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर, फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर सूडो फोर्स हैज नो मीनिंग। Pseudo force has no meaning. लिखेंगे उसके बाद, the magnitude of pseudo force, the magnitude of pseudo force the magnitude of pseudo force equal to mass of a body multiplied by acceleration of observer या नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो लिखे। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, किसका एक्सेलरेशन? ऑब्जर्वर का। And its direction is equal to opposite to the direction of acceleration vector, opposite to the direction of acceleration vector। एक्सेलरेशन वेक्टर ये इसके अपोजिट लगेगा, मतलब सूडो फोर्स जो लगेगा, यहाँ पे लिखिए मैथमेटिकली सूडो फोर्स जो लिखेंगे माइनस एम ए किसका? ऑब्जर्वर का। निगेटिव का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जिधर है उसके अपोजिट, मतलब सूडो फोर्स इसमें ऐसे लगेगा।
इस डायरेक्शन में लगेगा सूडो फोर्स। तो एक चीज बताओ, इस ऑब्जर्वर ए के लिए इस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है वो कौन सा फोर्स रिकॉग्नाइज करेगा? एक mg। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स में क्या सब होगा? मतलब इसको प्रेस करेगा तो एक n होगा। अच्छा, यहां पर फ्रिक्शन होगा या नहीं? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तब क्या होगा? कार आगे निकल जाएगा, ब्लॉक वहीं से गिर जाएगा। तो इस ब्लॉक को मूव कौन करा रहा है? फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्या अपोजिट टू सूडो फोर्स। या आप ये बताइए, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? a। तो इसको कौन एक्सेलरेट करा रहा है? फ्रिक्शन। उस ब्लॉक को फ्रिक्शन जो है इस ब्लॉक पे किधर लग रहा होगा? फ्रिक्शन इधर लग रहा है, काहे कि सूडो फोर्स इस पे इधर लग रहा है, तो टेंडेंसी इस ब्लॉक का किधर होगा? मूव करने का, लेफ्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? राइट। तो इस ऑब्जर्वर ए के लिए 3 फोर्स लग रहा है, वैसे 2 ही फोर्स बेसिकली कहना चाहिए, mg और कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में आप दिखा सकते हो n और fs। ये ऑब्जर्वर सूडो फोर्स रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए सूडो फोर्स हैज नो मीनिंग। लेकिन ऑब्जर्वर बी जो है ये एक्सिलरेटेड है, ये सूडो फोर्स रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये 2 फोर्स तो लगेगा ही, mg, दूसरा कांटेक्ट फोर्स nfs, और तीसरा लगेगा सूडो फोर्स। किधर लगेगा? अपोजिट टू एक्सेलरेशन वेक्टर, अपोजिट टू वेक्टर ए। ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है वो क्या फील करेगा? ऑब्जेक्ट जो है किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? ए से। और ये ऑब्जर्वर क्या फील करेगा? ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। मतलब इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? तो ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में तो ये लग नहीं रहा है। ग्राउंड के फ्रेम में तो इस पे फोर्स लग रहा है fs, यही इसको एक्सेलरेट करा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो ये रेस्ट में क्यों है? काहे कि P जो है fs को बैलेंस कर रहा है। समझ में आई बात? रेस्ट में होने का कारण सूडो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। अब सूडो फोर्स का, अच्छा अभी तो fs का आपको मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं पता है, ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आइए जरा, नोट कर लिए? एक एग्जांपल देखो, ये एक लिफ्ट है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है, एक पेंडुलम है, इसका मास m है और ये ऊपर जा रहा है। तो इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखना है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है
और उसका इक्वेशन लिखना है। दूसरा यही एग्जाम्पल है, इसमें बॉब ये है और ऑब्जर्वर को हमने डाल दिया है इस लिफ्ट में, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है। ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ये क्या है, और ये ऑब्जर्वर क्या है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। चलिए कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? हाँ, पहला नंबर तो वेट होगा, दुनिया के हर एक पार्टिकल पे वेट लगता है, और किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और टेंशन किधर लगेगा, बॉडी पे जो टेंशन लगता है आउट फ्रॉम द बॉडी अलोंग द रो। ये बता चुके हैं टेंशन का डायरेक्शन कैसे जानेंगे, आउट फ्रॉम द बॉडी अलोंग द रो। अब एक्सेलरेशन किधर है, तो नेट अपवर्ड फोर्स लेंगे, तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना होगा बताओ? तुम बोलो। हाँ, नेट अपवर्ड फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स माइनस पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव होगा, मतलब T माइनस mg। अगर हम बोलते हैं नेट अपवर्ड फोर्स, इसका मतलब है अपवर्ड फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, इक्वल टू मास इनटू अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो T इक्वल टू क्या होगा, mg प्लस a। मतलब जब ब्लॉक ऊपर जाता है तो G इफेक्टिव जो है, इसको बोलते हैं G इफेक्टिव। G इफेक्टिव बढ़ा या घटा, G का वैल्यू बढ़ा कि घटा, बढ़ा, तो इस केस में टेंशन बढ़ेगा। जब ये नीचे जाएगा तब हम लोग देखेंगे उस केस में G माइनस ए आ जाएगा, उस केस में टेंशन घटेगा। अब यहाँ पे इक्वेशन देखिए, एक तो mg लगा, mg T तो लगेगा ही, और एक सूडो फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, तो mg के डायरेक्शन में ना, ma लगेगा यहाँ पे, ma किधर लगेगा। अब इस ब्लॉक, इस ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में कि मोशन में, तो नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो T इक्वल टू क्या होगा, mg प्लस ma। तो यहां से भी आएगा वही सेम रिलेशन आएगा। कहने का मतलब है जो कोई इनर्शियल फ्रेम में बना रहा है और दूसरा स्टूडेंट नॉन इनर्शियल फ्रेम में बना रहा है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब आप लोग ये बनाओ, हम दूसरा फिगर बनाओ। ये हमने एक्सेलरेशन नीचे कर दिया और इस केस में भी हमने नीचे कर दिया, तो यहाँ पे सूडो फोर्स का डायरेक्शन अब चेंज कर जाएगा। TMG तो ऐसे ही लगेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे जा रहा है तो नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो डाउनवर्ड फोर्स को प्लस लेंगे, तो mg माइनस T मास इंटू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तो T इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे G माइनस ए होगा, तो G इफेक्टिव यहाँ पे क्या हो गया, घट गया। ऊपर जा रहा था तो टेंशन बढ़ जा रहा था, नीचे में टेंशन क्या हो रहा है, घट जा रहा है। जब G इक्वल टू ए हो जाएगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये फ्री फॉल हो जाए, यहां तक लिखिए, इन केस ऑफ फ्री फॉल, इन केस ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल किसको कहते हैं,
जब एक्सेलरेशन कितना हो जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g हो जाता है, तो g माइनस ए, g माइनस जी कितना हो जाएगा m g माइनस जी, टेंशन विल बी इक्वल टू 0। मतलब उस धागे में हाथी को भी लटका दिया जाए फ्री फॉल के केस में तो धागा वो रोप टूटने वाला नहीं है, क्या कि टेंशन होगा ही नहीं, क्या कि हाथी का भी एक्सेलरेशन जी और लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन जी, एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा ही नहीं। समझ रहे हो? उसी तरह से यहाँ पे देखा इस केस में इसमें सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, और इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये रेस्ट में है कि मोशन में है, तो नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो T इक्वल टू क्या होगा एम जी माइनस ए, मतलब G इफेक्टिव जो हो गया कितना हो गया, कम गया। जब ऊपर जा रहा था तो कितना था, जब ऊपर जा रहा था तब कितना था G प्लस ए, नीचे जा रहा है तो कितना होगा G माइनस ए। इसको याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को लिफ्ट में मैन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ये बताए थे प्रॉब्लम, नहीं बताए हैं? ये हमारे समझ से बताए हैं, अच्छा ये बताओ, ये वेइंग मशीन है, बताया ना, दिखा तो, ये बताया है ना, ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, जब फ्री फॉल होगा तब क्या होगा, उसका वेट 0 हो जाता है, G माइनस ए। हाँ, वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, वेट पहले बोले तो, कौन सा फोर्स मेजर करता है, कांटेक्ट फोर्स। लिखो आप लोग जहां पे वो क्वेश्चन बना है वहां पे लिखो वेइंग मशीन मेजर द कांटेक्ट फोर्स। weighing machine measure the contact force. Between man and weighing machine. Between man and weighing machine. अब देखो एक रोप है, यूनिफॉर्म रोप है, क्या है ये, यूनिफॉर्म रोप है, मास m है, लेंथ l है। इस एंड पे फोर्स, अप्लाइड फोर्स F लग रहा है। ये सरफेस जो है स्मूथ है, यानी फ्रिक्शनलेस है। आपको ये है C, इसका लेंथ है L, मास है m। ये C है जो A से X डिस्टेंस पे, लिखिए
क्या मुस्कुराहट हो रही है? ओ, मुस्कुराहट का दूसरा ये है, वैसे मुस्कुराहट नहीं है, अंदर में कुछ है, इसीलिए मुस्कुराहट है। भूखे पेट ना होय गोपाला, भूखे पेट कहीं भजन होता है, वही बात। लिखेंगे फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन एट ए डिस्टेंस x from the end, from the end where the force is applied. उस एंड से x डिस्टेंस पे टेंशन निकालना है जिस एंड पे अप्लाइड फोर्स लग रहा है। एक्सीलरेशन क्या होगा बताओ? एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, ये ना होगा? सांबा भी लगता है जो चुपके से डाले हुए। हमको भी उसमें लपेटना चाह रही है। अब देखिए, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये BC है, ये B है, ये C है, और ये C है, ये A है, ये C है और ये A है, इस पे फोर्स F लग रहा है, तो दोनों का तो एक्सीलरेशन सेम ही ना होगा जी। तो ये क्यों एक्सीलरेट है? ये पोर्शन इस पे लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा आउट फ्रॉम द बॉडी, और यहाँ पे दोनों C ही ना है, तो C पे तो टेंशन सेम होगा। इसको मान लेते हैं मास M1, इसको मान लेते हैं M2। M2 कितना इसका लेंथ होगा, और ये x लेंथ है। अब इसका अगर M2 का इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा? अब जो है टेंशन अब एक्सटर्नल हो गया, अगर इसको हमने सिस्टम मान लिया तो ये T क्या हो गया? एक्सटर्नल। तो T इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? M2। मास M2 कितने लेंथ का है? तो L लेंथ का मास कितना है? M। यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? तो L माइनस x लेंथ का मास कितना होगा? तो L माइनस x लेंथ के मास को ही M2 माने हैं, तो ये M और L अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस XY। तो टेंशन कितना हो जाएगा? M2 का वैल्यू पुट कर दीजिए और एक्सीलरेशन का वैल्यू पुट कर दीजिए, और एक्सीलरेशन हो गया F/m। तो M कैंसिल हो गया, टेंशन एट ए डिस्टेंस x, F 1 माइनस x/L। F और L तो कांस्टेंट है,
तो टेंशन का ग्राफ कैसा होगा? x पे पावर 1 है तो लीनियर होगा। ये x है, ये टेंशन है, ये x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे टेंशन मैक्सिमम होगा, कितना होगा? f। और यहाँ पे L डिस्टेंस पे टेंशन, x का वैल्यू L पुट करोगे तो क्या होगा? 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x इक्वल टू L है तो यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम है और यहाँ पे टेंशन मिनिमम, और मिनिमम टेंशन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे इस एंड पे टेंशन मिनिमम होगा, इस एंड पे टेंशन क्या होगा? 0। यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे क्या होगा? इंटरमीडिएट पोजीशन पे ये होगा। x का वैल्यू दिया रहेगा तो आप निकाल लोगे। अब आओ नोट करो जल्दी। अब देखो ये शॉर्टकट मेथड देखो जरा। एक रोप है, ये रोप है, इसका मास m है, लेंथ l है। मान लो ये x है तो ये कितना होगा? l माइनस x। यहाँ पे मान लो फोर्स F1 लग रहा है और यहाँ पे F2 लग रहा है, तो टेंशन एट ए डिस्टेंस x क्या होगा? इसका डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, जरा समझो ना। F1 लोगे तो इस सेक्शन पे F1 लग रहा है तो अदर सेक्शन का लेंथ लोगे, F1 इंटू L माइनस एक्स का। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ प्लस होगा। F2 ले रहे हो तो अदर सेक्शन का लेंथ कितना लेंगे? x डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द रोप। लिख लिए? जैसे इससे पहले वाला प्रॉब्लम में देखो क्या था, F1 का वैल्यू क्या था? F2 का वैल्यू क्या था? 0। तो यहीं से Tx निकाल सकते हो, ये हो गया F L माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0 बाय L, तो ये हो जाएगा F 1 माइनस एक्स बाय L। बात समझ में आई? एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये रोप है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। इधर है 24 न्यूटन और इधर है 30 न्यूटन। तो x डिस्टेंस पे कितना टेंशन होगा ये निकालना। कितना होगा बोलो? 30 इंटू 20 प्लस 24 इंटू 10 बाय 30 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्या है कि ऊपर में भी सेंटीमीटर है, नीचे में भी सेंटीमीटर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0 दोनों लेकर के कैंसिल कर सकते हो, तो ये कितना हो गया? 60 प्लस 24 बाय 84 आया। एक काम करो, अच्छा ठीक है,
कितना आया, 3 दूनी 6, 24, 8 या 24, यही ना आएगा। ये फोर्स लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये फोर्स लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ये अभी एक पेंडुलम सस्पेंड किया हुआ है, ये अभी रेस्ट में है, तो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है अभी, वर्टिकल से कितना एंगल अभी बना रहा है, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, ठीक। अभी ये सरफेस है तो वर्टिकल ये ना हुआ, तो वर्टिकल से 0 एंगल बना रहा है। लेकिन अगर इसी कार को हम एक्सेलरेट करा दें तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा वो बताना है। मान लिया जाए इसको हमने एक्सेलरेट करा दिया ए से, तो बॉब किधर मूव करेगा, लेफ्ट या मतलब लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, लेफ्ट जाएगा, ताकि सूडो फोर्स उस पर लगेगा लेफ्ट। मान लो एक आदमी है यहाँ पे, तो सूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे लगेगा MA और एक लगेगा MG, तो ये हुआ थीटा और टेंशन लगेगा ये, तो यही आपको थीटा निकालना है। यहाँ पे T को रिजॉल्व कर लेते हैं, T को ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। T को रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या होगा, T कॉस थीटा, इधर क्या होगा T साइन थीटा। तो इस पर्सन के लिए ये बॉब जो है रेस्ट में है, मतलब T साइन थीटा MA को बैलेंस कर रहा है और T कॉस थीटा, T साइन थीटा बैलेंस कर रहा है MA को और T कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, MM/A/G, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स। यहाँ पे आप देखो, अगर A दिया हुआ है तो थीटा निकाल सकते हो और थीटा दिया हुआ है तो A निकाल सकते हो। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, G tan थीटा। दूसरा आपसे पूछ सकता है जो टेंशन कितना होगा, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर को कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा MA का होल स्क्वायर प्लस MG का होल स्क्वायर, तो T इक्वल टू क्या M स्क्वायर बाहर ले लो तो M हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस अब जरा सा देखना, यहाँ भी छोड़ सकते हैं या आगे भी बढ़ा सकते हैं। A इक्वल टू क्या होता है G tan थीटा, है ना,
ए इक्वल टू कितना निकला है? तो जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर, जी को बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? एम जी सेक थीटा। नोट कर लिए? ये वेज है। कह रहा है इस वेज का एक लिखोगे, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ यानी फ्रिक्शनलेस। सूडो भी लगेगा। अगर मान लो ऑब्जर्वर को हम इस पे डाल दिया तो एक तो वेट लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन तो है नहीं, और एक सूडो फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये थीटा होगा। तो mg का इधर कंपोनेंट क्या होगा? mg कॉस थीटा, और इधर क्या होगा? mg साइन थीटा। आप देखो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो इधर क्या होगा? ma कॉस थीटा, और इधर क्या होगा? ma साइन थीटा। तो वेज के रिलेटिव तो ये रेस्ट में है। वेज के रिलेटिव ये ब्लॉक क्या है? तो ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा और n जो है इस दोनों के सम को बैलेंस करेगा। तो पहले इस डायरेक्शन में बैलेंस कीजिए, ma कॉस थीटा ये mg साइन थीटा को बैलेंस करेगा। mm कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू क्या हो गया? जी टेन थीटा। अगर हम इस वेज को जी टेन थीटा से एक्सेलरेट कराते हैं तो ब्लॉक जो है वेज के रिलेटिव क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। इंपॉर्टेंट, 3 फोर्स लग रहा है। वेट नॉर्मल किधर लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। और सूडो फोर्स किधर लगता है? एक्सेलरेशन के अपोजिट। n इक्वल टू कितना होगा? सॉल्व करो। इस केस में ब्लॉक वेज पे कितना फोर्स लगाएगा या वेज ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा? तो n लगा रहा है तो ये कितना होगा? mg साइन थीटा mg कॉस थीटा, और ma तो a के जगह पे क्या लिखेंगे? जी टेन थीटा। टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया, और ma साइन थीटा है तो साइन थीटा हो गया। ये mg को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हो गया कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना? mg बाय कॉस थीटा। नॉर्मल फोर्स इतना लगेगा। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 9 बजे। अच्छा ठीक। एक चीज समझो, एक ये होता है टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट, या टेंशन इनटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट।
ये कांस्टेंट रिलेशन से आता है। अब देखो यहाँ पे मतलब टेंशन अगर T से 2T हो जाएगा, इधर कांस्टेंट है, अगर टेंशन डबल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उसी केस में ना कांस्टेंट रहेगा। तो जरा इस क्वेश्चन को देखो, ये एक ब्लॉक है, ये 2m है, ये m है। अगर यहाँ T लगाते हैं, यहाँ पे T होगा, तो इस रोप के हर एक पे टेंशन कितना लगेगा, T। तो यहाँ कितना लगेगा, यहाँ लगेगा 2T। पुल्ली पे देखोगे, पुल्ली पे कितना लग रहा है टेंशन, 2T। या इस ब्लॉक पे कितना लग रहा है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन हम a मानते हैं तो t इक्वल कितना हो जाएगा, 2ta। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 2a, तभी इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2ta होगा। मतलब अगर टेंशन T है तो एक्सेलरेशन 2a है, तो टेंशन को डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन हाफ होगा। समझ में आया, समझ में आया। टेंशन डबल होगा तो एक्सेलरेशन हाफ होगा। अब आपको तो एक तो हुआ जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m, ये है सॉरी 2m का, लेकिन एक्सेलरेशन जो है m ब्लॉक का कितना हुआ, तो ये रिलेशन दोनों ब्लॉक में पूछ सकता है। तो इस ब्लॉक और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन में रिलेशन बताइए, ठीक है। अब हम लोग अगर एक्सेलरेशन निकाल, ये तो एक्सेलरेशन में रिलेशन हुआ, अभी तक एक्सेलरेशन नहीं मालूम है, तो इसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे, ये 2mg। तो ये इस पे देखो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, 2mg माइनस 2t इक्वल टू मास कितना है, 2m इंटू a। तो 2 है तो सबको काट दो 2 को, mg माइनस t इक्वल टू ma। ये 2m ब्लॉक के मास के लिए इक्वेशन लिखा गया है। नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इंटू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अब m ब्लॉक के लिए देखिए, ये x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेट हो रहा है, तो नेट फोर्स इन x एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स T है, मास इनटू एक्सेलरेशन कितना हुआ, 2a, ये ना हुआ। दोनों को ऐड कर दो, T कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना आया, mg इक्वल टू इधर जो है कितना हो जाएगा, 3ma ना, तो mm कैंसिल हो गया, तो a कितना हुआ, g/3। a किसका एक्सेलरेशन है, 2m ब्लॉक का, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2m ब्लॉक का a है, और ये हो गया g/3। लेकिन अगर एक्सेलरेशन m ब्लॉक का, m मास का पूछेगा, तो ये 2a होगा और ये होगा 2g/3। अब एक्सेलरेशन अगर निकल गया तो टेंशन निकल जाएगा। इक्वेशन 2 से टेंशन देखिए, 2m और a हो गया g/3, तो ये हो गया 2/3 mg।
इसमें टेंशन हुआ 2mg/3, इस रोप में टेंशन कितना होगा 2t, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस रोप में टेंशन निकल जाएगा। ठीक है, आज की सभा यहीं पे खत्म होगी।